जो उसके हाथ पे पहले काट दिए ईरान के, हिजबुल्ला, हमास और हouthi। अब ईरान में अकेले बचा। ईरान एक रीजनल पावर है और ईरान इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। तो वेनेजुला का जो केस है वो यहाँ रिपीट नहीं हो सकता। भविष्य में अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई, अभी तो शांत हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी लड़ रहा है, इसमें शांति है, क्योंकि जब तक वहाँ समस्याएं अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की और दूर नहीं होंगी, तो ये दोबारा बढ़ेगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रिजीम चेंज हो सकती है वहाँ। अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ जाता है, तो क्या रशिया और चीन सैन्य सहायता मुहैया कराएगा उसे? अगर अमेरिका सोचता है कि साहब ईरान अकेला है तो ये उसकी गलतफहमी है। चाइना उसके साथ है, ईरान उसके साथ है, टर्की हालांकि नेटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी वो ईरान के समर्थन में आए। ताकत और जुनून दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि आप किसी की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो जो जज्बा और जुनून, वो कहते हैं ना कि जब आप घिर जाते हैं तो देन यू स्टार्ट पंचिंग अबव योर वेट। जून 2025 में अमेरिका ने जो न्यूक्लियर जो उनके प्लान्स थे उस पर बमबारी की थी, तो क्या भविष्य में आप देखते हैं कि ईरान पर फिर ऐसी कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है अमेरिका? अमेरिका का ये सोचना कि साहब हमने उनके सारे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद कर दिए हैं, तो अमेरिका शायद भूल कर रहा है। नवंबर 1979 में जो अमेरिका का दूतावास था तेहरान में, उसके सभी कर्मियों को बंधक बना लिया गया, और बंधक बनाया गया 444 दिन की। अभी आप देखिए हाल ही में मोसाड के जो चीफ थे वो अमेरिका गए जहाँ, ठीक है, और जब भी उनके अमेरिका में विजिट हुए हैं तो काफ़ी आतिशबाजी देखने को मिली। हाँ, अगला जो युद्ध हो रहा है या होगा वो FEW 3 चीज़ों के लिए होगा: फ्यूल, एनर्जी और वाटर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फहीम खान और आप देख रहे हैं हाफ वर्ल्ड पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान तनाव को लेकर के। तो ये तनाव क्यों हो रहा है, इसको इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब और डॉक्टर अरुणदय वाजपेयी साहब। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे रहेगा मेरा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसकी असली वजह क्या है? एक्चुअली जो ईरान और अमेरिका की अगर आप लोकेशन देखेंगे, तो ईरान अब मिडिल ईस्ट में, जिसको मध्य एशिया बोलते हैं, पश्चिम एशिया, उसमें लोकेटेड है, और अमेरिका अटलांटिक ओशन में। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है, आज भी वो सबसे बड़ी सैनिक और आर्थिक शक्ति है। तो इसमें टू दी प्रिसाइज दो कारण हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, फंडामेंटल कारण। वैसे तो कोई घटना को लेकर कोई कारण बन सकता है, लेकिन फंडामेंटल कारण कि अमेरिका की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और मध्य पूर्व में जो उसकी सामरिक नीति है, उसमें ईरान उसका विरोधी है। कैसे? कि जैसे कि मान लीजिए कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब ईरान जो है सबसे बड़ी बात आता है, क्योंकि वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, वो हिजबुल्ला को सपोर्ट कर रहा है, वो हौथीज को सपोर्ट कर रहा है। ये सब इजराइल के अगेंस्ट है, और इजराइल के अगेंस्ट होने के कारण अमेरिका के भी अगेंस्ट। तो पहला तो कारण ये है कि जो सामरिक नीति है उसके विपरीत है ये, और सामरिक हितों में उसके बाधा में। दूसरा एक हिस्टोरिकल कारण भी है कि अगर आप ईरान के इतिहास को देखें तो 79 के पहले अमेरिका का प्रभाव ईरान में था। ईरान जो है ऑयल रिसोर्सेज की दृष्टि से वेनेजुएला, मतलब जो रिजर्व है आज के, उनको वेनेजुएला और सऊदी अरबिया के बाद दुनिया में तीसरा बड़ा ऑयल रिजर्व रखने वाला देश है ईरान। तो 79 के पहले वहाँ पे मोहम्मद शाह रजा पहलवी का शासन था, और वो प्रो अमेरिका थे, यानी अमेरिका से उनके संबंध अच्छे थे, और अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां वो तेल लेती थी। उन्होंने क्या किया कि 70 के दशक में मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, आधुनिकीकरण। इसका वहाँ के ईरान के लोगों ने विरोध किया इस्लाम के नाम पर, कि पश्चिमी सभ्यता यहाँ नहीं आनी चाहिए। इसका विरोध किया वहाँ के लोगों ने। उसमें मुख्य थे आयतुल्ला खमेनी, उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा, फ्रांस में रुके वो।
बाद में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई, इस्लामिक क्रांति हुई, तो राजा साहब पहलवी जो अमेरिका के समर्थक थे उन्हें अमेरिका छोड़ के जाना पड़ा। तो जो क्रांतिकारी थे, स्टूडेंट थे तेहरान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मांग की कि आप उसको वापस करो, हम मुकदमा चलाएंगे उसके ऊपर। अमेरिका ने वापस नहीं किया, तो एक बड़ा तनाव का कारण बन गया कि नवंबर 1979 में जो अमेरिका का राजदूतावास था तेहरान में, उसके सभी कर्मियों को बंधक बना लिया गया और बंधक बनाया गया 444 दिन के लिए। और अमेरिका को बहुत झुकना पड़ा, उनकी शर्तें माननी पड़ी। तब 444 दिन बाद 20 जनवरी 1981 को उन्हें छोड़ा गया। तब से आज तक अमेरिका और ईरान के जो है खाई बनी हुई है। दूसरा मैंने सामरिक बनाया। तीसरी चीज जो अब नहीं इम्पोर्टेंट, कि अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान कभी आगे ना बढ़ पाए, तो उसके आणविक हथियारों को लेके भी इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल रीजन दो ही हैं जो मैंने बताया। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने सामरिक स्थिति के बारे में बढ़ लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान की बेसिक समस्या क्या है अमेरिका को लेकर के। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि ईरान रज़ा शाह पहलवी के समय में, क्योंकि रज़ा शाह पहलवी भी अमेरिका के समर्थन से ही आए थे चीज़ सत्ता पे, और भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच चुका था, अमेरिका इस कदर हावी था ईरान पे, कि वहाँ की जो जनता थी वो मजबूर हुई कि साहब एक आंदोलन आना चाहिए, क्योंकि जो उनके इस्लामिक वैल्यूज़ थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे। हालांकि उन दिनों ईरान एक मतलब ये जो ईरान नाम है वो भी रज़ा शाह पहलवी की ही देन है, उन्होंने ही इस नाम को मतलब आगे बढ़ाया और दे दिया जी। तो उन्होंने ये बताया कि साहब जो इस्लामिक वैल्यूज़ है वो ख़त्म होती जा रही है, अमेरिका करप्शन को वो दे रहा है और आवाहिया, क्योंकि जब ये सबसे पहली 1922 में जब नेशनलाइजेशन हुआ ऑयल फील्ड्स का, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां वहाँ काम करती थी, वही सब ड्रिलिंग का काम करती थी, तो जब वो नेशनलाइजेशन हुआ तो अमेरिकन कंपनीज को सबसे ज़्यादा धक्का पहुँचा। फिर रज़ा शाह पहलवी के थ्रू उन्होंने उन कंपनियों को दोबारा वहाँ बहाल किया, और इस तरह से करप्ट भ्रष्टाचार, रिलीजन और जो मॉरल वैल्यूज़ को लेके वहाँ एक मतभेद हुआ, और 1979 में ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में हुआ, और उन्होंने रज़ा शाह पहलवी जो वहाँ मतलब वहाँ के राजा थे उनको उखाड़ फेंका। तो वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ईरान और अमेरिका के जो तनाव की स्थिति है, मैं समझता हूँ अपने चरम पर है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो बिल्कुल वो कहते हैं फ्लैश पॉइंट पे है। अभी हाल ही में पिछली साल आपने देखा किस तरह से 13 जगह युद्ध हुआ। अमेरिका ये चाहता है, अगर आप पूरे गल्फ को देखें तो सबसे सारा जो मुद्दा है वो तेल को लेके है। और फ़हीम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले जितने युद्ध होंगे, चाहे विश्व युद्ध हो, हालांकि विश्व युद्ध की परिभाषा ही बदल गई है, क्लासिकल युद्ध नहीं होने वाले हैं, ये हम तीसरे विश्व युद्ध से ही गुजर रहे हैं, जहाँ मतलब जो अभी देखिए एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो अमेरिका सेंट्रिक है, एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो चाइना सेंट्रिक है, साइमो सेंट्रिक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे ही अब युद्ध लड़ जाएंगे, कोई ऐसा क्लासिकल वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह नहीं होगा, धड़े बदते जाएंगे और लोग उसको फॉलो करते रहेंगे। तो अगला जो युद्ध हो रहा है या होगा वो FEW 3 चीज़ों के लिए होगा, फ्यूल, एनर्जी और वाटर। ठीक है, तो अब ये देखिए सारा खेल जो हो रहा है ये सब तेल का है, चाहे वो वेनेजुएला ले लीजिए आप, ईरान जिसमें इतना भंडारण है, अमेरिका चाहता है कि साहब वेस्ट एशिया में उसका वर्चस्व रहे, और यही एक कारण है कि वो पाकिस्तान को अभी भी इतनी तरजीहत देता है, अपने बेसिस वहाँ उसने मुकम्मल कर रखे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेस्ट एशिया में उसका जो फुटहोल्ड है वो कमज़ोर पड़े। डॉक्टर साहब, अमेरिका और ईरान की जो वर्तमान में संकट है, तो अमेरिका की इसमें भूमिका क्या रही? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो अमेरिका है वो ऐसी कोई ताकत को मध्य पूर्व में नहीं चाहता, वेस्ट एशिया में, जो उसके इंटरेस्ट में बाधक हो। सबसे बड़ी बाधा की है, देखिए आप इसको सीक्वेंस देखिए, घटना हुआ कि 2025 में क्या किया अमेरिका ने, इजराइल को प्रमोट कर किया, तो उन्होंने 2023 से ही वहाँ पे अपना कर रखा, और अमेरिका ने आज तक विरोध नहीं किया कि हमास में नरसंहार कर रहा है गाजा में। इसके बाद
अमेरिका का ईरान का दूसरा हाथ था हिजबुल्ला लेबनान में। हिजबुल्ला भी शिया ग्रुप है, ईरान भी एक शिया कंट्री है, तो उसको प्रमोट किया था, तो उसको भी इजराइल से ख़त्म कराया उन्होंने। हिजबुल्ला इज नॉट नो मोर ए मेजर फोर्स इन द रीजन। फिर हाउथीज ने इजराइल के समर्थन में किया, तो उसको भी कई बार अटैक किया, हाउथीज को भी कमज़ोर किया। वहाँ सऊदी अरेबिया और हाउथीज के बीच चल रही है, तो वो सऊदी अरेबिया को साथ दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जो उसके हाथ थे पहले काट दिए ईरान के, हिजबुल्ला, हमास और हाउथी। अब ईरान अकेले बचा। ईरान में इनको खतरा था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बम न बना ले, और इसीलिए 2018 में इन्हीं ट्रंप ने ईरान के साथ पहले अमेरिका ने समझौता किया 2015 में, न्यूक्लियर डील कहते हैं उसे। उसमें ये था कि नहीं, हम सैंक्शन जो लगे हुए हैं ईरान के ऊपर उनको हटा लेंगे और ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लेकिन ट्रंप ने बिना किसी कारण के उस समझौते को तोड़ दिया। उस समझौते को तोड़ दिया और झूठे सैंक्शन लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिया, और इजराइल के कहने पर ईरान ने खुद अटैक किया जून में और 25 में। और इसके बाद इजराइल के कहने पर अमेरिका ने, क्योंकि कुछ ऐसे टारगेट थे ईरान में जो भूमिगत थे, जो उसकी कैपेसिटी के बाहर थे इजराइल के, तो उसको जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने, अमेरिका ने वहाँ पे स्ट्राइक किया। अब ये किसी तरह चाहते हैं कि ये प्रेजेंट रिजीम चेंज हो जाए तो प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाए, तो उनको ये मौका मिला। हालांकि अमेरिका ईरान में पहले भी कई बार इस तरह के आंदोलन चले हैं। ये 2009 में ये हुआ था, अहमद नेजाद थे राष्ट्रपति, जब उनका दोबारा चुनाव हुआ तो लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई, लोग सड़क पे निकल आए। 2019 में तेल की कीमतें बढ़ी, फिर 22-23 में एक बार आंदोलन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो हिजाब को लेकर हुआ, एक लेडी का उसमें थाने में उसकी डेथ हो गई थी, उसको इलेक्शन हुआ। लेकिन इसमें उनमें क्या अंतर है, उसमें कभी भी किसी बाहर की शक्ति ने खुल के ये नहीं कहा कि तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ। लेकिन जो प्रेजेंट आंदोलन हुआ, इसमें अमेरिका ने क्या किया कि ये खुल के कहा कि यू कीप ऑन प्रोटेस्टिंग, कैप्चर योर इंस्टीट्यूशंस, यानी अपनी संस्थाओं पे कब्जा कर लो, और मदद रास्ते में आ रही है। वही जी। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस केवल ये है कि इतना आंदोलन बढ़ जाए कि हम मिलिट्री सरकार कमजोर हो, मिलिट्री इंटरवेंशन करके ये खमेनाइज की जो गवर्नमेंट है ये गिर जाए, फिर हम अपनी गवर्नमेंट को ही बनाए। सो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने का उनका एक उद्देश्य है। अब इसमें फांस क्या फंसी है? फांस ये फंसी है कि जो अमेरिका के अड्डे हैं वो है, सबसे बड़ा अड्डा तो उनका कतार में है, कतार अदीद नाम से है वो, अल अदीद। उसके बाद बहरीन में है, सऊदी अरेबिया में है। वो क्या करेगा, जब ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो ईरान अमेरिका पे अटैक नहीं करेगा, इन अड्डों पे अटैक करेगा। तो ये देश डरे हुए हैं, इन्होंने दबाव डाला कि भाई रीजनल पीस खत्म हो जाएगी और हम लोगों को, क्योंकि इनके अमेरिका के साथ पहले से तनाव, सॉरी ईरान के साथ, क्योंकि ईरान शिया है, ये सारे सुन्नी देश हैं, इनका रीजनल पॉलिटिक्स में तनाव पहले से चला है। अब क्या है कि, लेकिन मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूँ कि भविष्य में ट्रंप दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तभी पूरा होगा जब ईरान में ऐसी सरकार हो जो एंटी अमेरिका ना हो, प्रो अमेरिका हो, तो फिर उनका स्मूथ चलेगा। इजराइल का एजेंडा पूरा हो जाएगा, हमास वाला, क्योंकि और ईरान के अलावा वहाँ कोई नहीं बचा हुआ है जो अमेरिका का विरोध करे। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जैसे कतर हुआ और आपका बहरीन हुआ, वहाँ सैन्य अड्डे बनाए डॉक्टर साहब, तो अभी अमेरिका, पहले तो अमेरिका ने फोर्स को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे कदम उठा लिए थे। तो आप सैन्य अधिकारी के तौर पर आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका अपना जो एजेंडा है उसको बदस्तूर बरकरार रखेगा। रही बात अमेरिका की, देखिए अमेरिका की प्रेजेंस अगर आप देखें वेस्ट एशिया में, हर जगह है। इराक में अमेरिका गया, वहाँ से कभी वापस नहीं आया, उसका सारा तेल वो कंट्रोल करता है। कतार में उसके करीब 10,000 सैनिक थे, वहाँ से, हालांकि उसने थिनिंग आउट वहाँ से शुरू कर दी है। अमेरिका के ऊपर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से ईरान अटैक नहीं कर सकता। उसके दो मेजर कारण है। पहला ये है कि सैंक्शंस की वजह से जो अमेरिका ने जो काटसा, एक नियम है जिसमें कहते हैं कि जो अमेरिका के एडवर्सरीज हैं
अगर आप उनसे कोई बिजनेस करते हैं या उनसे कोई सामरिक संसाधन खरीदते हैं तो अमेरिका आपके ऊपर सेक्शन लगाएगा। तो उसके तहत उनकी जो एयरफोर्स है, फजाइया है, वो बिल्कुल मतलब केपेबल नहीं है। तो जितना आप जोग्राफिकल डिस्टेंस देखें ईरान और अमेरिका का, तो ना ईरान के पास रिसोर्सेज है, ना रीच है। उसके पास करीब 3000 मिसाइल्स हैं, ठीक है, 50 से एक मिसाइल्स वो हर महीने बनाता है, ठीक है। तो उसमें अपनी एयरफोर्स की कमी को, जो ये वॉइड्स एयरफोर्स पे देखे गए, उसमें अपना जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप किया और 1500 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की उसके पास मिसाइल्स हैं। वो भी नाकाफ़ी हैं अमेरिका तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो टारगेट करेगा जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं, चाहे वो यूएई में अल-तफरा हो या अल-उदैन की बात की अभी इन्होंने कतार पे जो था, जून में किया था। कुवैत है। कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ से अगर कोई लैंड ऑपरेशन अगर ज़रूरत पड़ती है अमेरिका, तो वहीं से वो लॉन्च कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इनके पास ये कहना, अमेरिका का ये सोचना कि साहब हमने उनके सारे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद कर दिए हैं, तो अमेरिका शायद भूल कर रहा है और अमेरिका को भी इस बात का इल्म है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, जब ये तनाव शुरू हुआ था करीब 4 या 5 IN-78 जो रशिया से यहाँ लैंड की, जिनमें सामरिक मदद आई, कोई नहीं जानता कि साहब उनमें क्या है। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि साहब अगर हमको ज़्यादा पुश किया गया तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तो आजकल के देखिए युद्ध आपने देखा होगा, रूस और यूक्रेन युद्ध है, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें आजकल कोई देश अकेला नहीं लड़ता है। आज ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा एक छोटा सा ट्रेलर था, तो तुर्की आ गया, लगा वहाँ से और भी कई देश आ रहे उसके साथ खड़े होके। तो आज ईरान, अगर अमेरिका सोचता है कि साहब ईरान अकेला है, तो ये उसकी गलतफहमी है। चाइना उसके साथ है, ईरान उसके साथ है, टर्की हालांकि नेटो का मेंबर है, लेकिन फिर भी मतलब वो ईरान के समर्थन में आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब देखिए सऊदी अरेबिया ने अभी अमेरिका से दरख्वास्त की है कि आप ये काइनेटिक ऑपरेशंस कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे वेस्ट एशिया में ऐसी एक हलचल मच जाएगी जिसका खामियाजा वो जो वेब कंट्रीज़ है, जो बहुत एशियन कंट्रीज वेस्ट एशिया, उनको उठाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी का जो घटनाक्रम है उसका इंडिया पे आप किस तरह से प्रभाव देखते हैं? यस, इंडिया इज वेरी मच इम्पैक्टेड। क्या है कि डॉक्टर साहब ने कार्डसा की बात की, वो ही बहुत खतरनाक कानून है। हालांकि उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट में कोई पावर है कि किसी को कंट्री को छूट देना चाहे तो दे। अब हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका इंडिया के क्या इंटरेस्ट्स हैं ईरान में। हमारे प्राइमरली जो मेन इंटरेस्ट है, एक तो है कनेक्टिविटी का और दूसरा कुछ ट्रेड का इंटरेस्ट है। हालांकि तेल की खरीद हमने 2019 से बंद कर रखी, क्योंकि 2018 सैंक्शन लगा दिया था जी। तो तेल की खरीद तो लगभग कम हो गई, हम 10% तेल पहले खरीदते थे। लेकिन आपको पता है कि $17 बिलियन का व्यापार था सैंक्शन लगने के पहले 2018 में इंडिया और ईरान का। इस समय वो 1/10 रह गया है, 1.7 बिलियन। उनमें मेन चीज़ ये है कि जो हमारा ऐसे बासमती राइस है, कुछ दवाएं जाती हैं, तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बासमती राइस की कीमत इंडिया में गिर रही है, क्योंकि अब वो वहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, जो गए थे उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो एक तो ट्रेंड हमारा प्रभावित होगा, जो भी छोटा मोटा, लेकिन बड़ा प्रभाव आएगा कनेक्टिविटी पे। एक वहाँ पे चाबहार पोर्ट है जी, चाबहार पोर्ट में एक टर्मिनल है शाहिद बहस्ती। शाहिद बहस्ती टर्मिनल पे वो ऐसा इंपॉर्टेंट टर्मिनल है कि आप देखिए कि इससे मैप अगर देखेंगे दुनिया का, तो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में जाने के लिए हमें पाकिस्तान से जाना है, लेकिन पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब हैं, तो हम चाबहार तक समुद्री रास्ते से जाएंगे। फिर ईरान से हम अफ्रीका में, उसमें अफगानिस्तान में भी घुस सकते हैं। वहाँ इंडिया ने एक रोड भी बनाया है, उसका नाम है जारान डेलाराम रोड, और वहाँ से हम तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को इधर भी जा सकते हैं। तीसरा, इसी रोड को हम एक और कॉरिडोर बना रखा है हमने, उसको जोड़ना चाहते हैं। वो है मॉस्को और मुंबई के बीच में, कैस्पियन सी से आएगा वो। उसका नाम है नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। वो भी चाबहार थी, लेकिन यानी चाबहार सब में कॉमन है जी। अब अमेरिका चाबहार में अभी छूट मिली हुई है अप्रैल 2026 तक। लेकिन जो ट्रंप का रुख है, अगर उसने ये छूट नहीं बढ़ाई, तो या तो हम अमेरिका का सैंक्शन झेले इंडिया, या फिर चाबहार छोड़े। लेकिन इंडिया आज तक वहाँ पर $400 मिलियन इन्वेस्ट कर चुका है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, इंस्ट्रूमेंट लगाने में वहाँ पर, और वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लैश पॉइंट इसका आएगा जो अप्रैल 2026 में। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना अनुमान है कि इंडिया इस पे झुकेगा नहीं, और ये दोनों के बीच अगर ट्रम्प अड़े रहे, वेवर नहीं दिया कैट्सा में, छूट नहीं दी जो पहले दी थी उन्होंने। पहले इसलिए छूट दे दी थी कि अफगानिस्तान में की सेनाएं थी, तो उनको भी रसद वगैरह पहुंचाने के लिए, सुविधा देने के लिए उनको चाबहार यूज करते थे वो। लेकिन अब वो नहीं चाहते कि ये, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर ट्रम्प का जिस तरह बिहेवियर नहीं हुआ तो इंडिया और इसके बीच एक फ्लैश पॉइंट अप्रैल 2026 में आएगा। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी से हम अगर ये ख़त्म हो गया तो हमारा सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और उसके ऊपर रसा के साथ ये जो शॉर्टेस्ट रास्ता है ये ख़त्म हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे जून 2025 में अमेरिका ने जो न्यूक्लियर जो उनके प्लान्स थे उस पर बमबारी की थी, तो क्या भविष्य में आप देखते हैं कि ईरान पे फिर ऐसी कोई सैनिक कार्रवाई कर सकता है अमेरिका? हाँ, देखिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई अमेरिका की जो धारणा, देखिए ईरान ने एक बड़ा ट्रांसपेरेंट रुख अपनाया था। उनकी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसीज थी, उनको उन्होंने इनवाइट किया था और उन्होंने कहा था कि आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट देखिए, हम कतई हम केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको डेवलप करना चाहते हैं। और उसकी रिपोर्ट भी शाया हुई और सबमिट हुई। लेकिन जिस तरह से अमेरिका है कि साहब मेरी लाठी मेरी भैंस, तो वो वाली जिस तरह की टेंडेंसी उनकी चल रही है, मतलब वैसे ही कहूँगा चौधरी ट्रम्प साहब का तो जो लट जहाँ गाड़ देते हैं वो, तो वहाँ यही सब चीज़ें चल रही है। लेकिन देखिए जिस देश की अदावत इतने दिनों से हो अमेरिका के साथ, तो यकीनन वो अपने जितने भी ये जौहरी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स है उनको शो विंडो पे तो नहीं रखेगा। उनको एक ऐसी सुरक्षित जगह, वैसे भी हर एक न्यूक्लियर प्लांट की 5 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। ज़ाहिर है ईरान ने भी किए हुए हैं। तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो जिस तरह से देखिए अमेरिका भी अब वीक होता जा रहा है, हालांकि ट्रिलियन इकोनॉमी है, लेकिन मतलब आप देखिए कि मतलब प्रकृति का नियम है कि एनीथिंग व्हिच गोज अप हैज टू कम डाउन। ठीक है, तो अब वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि वो लो ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। तो चाइना ये चाहेगा कि साहब किसी न किसी तरह से अमेरिका ऐसे जो प्रकरण है उनमें एंगेज रहे, क्योंकि उसकी रिसोर्सेज पे भी मतलब ड्रेन तो है ही। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, आज जिस तरह का रवैया अमेरिका देख रहा है कि अगर आपकी कार में भी उसने अगर पूरी टक्की भरी देख ली फ़हीम साहब, तो यकीन मानिए ट्रम्प साहब के आदेश आ जाएंगे कि साहब ये कार तो मेरी है, ये अमेरिका का इसमें हाल है। तो इस कदर वो हावी हो रखे हैं। तो ईरान, देखिए ईरान को मालूम है कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, उसके सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स क्या है। तो उसने इस तरह के जो, हालांकि देखिए उसकी इकोनॉमी काफ़ी खस्ता हाल में है सैंक्शंस की वजह से। ठीक है, प्रोडक्शन कोई हो नहीं रहा है, ट्रेड भी इट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड, इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों में मतलब रोष है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस्लामिक रजीम को चाहिए कि थोड़ा सा वो एक संयम बरते। और अमेरिका, क्योंकि देखिए अमेरिका अगर ये युद्ध शुरू करता है तो इसमें देखिए रशिया को उसने पहले ही ऑलरेडी रब किया हुआ है। तो रशिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरानी हमला करेगा, चीन इसकी मदद करेगा। वही मैं अभी पूछना चाह रहा था, अगला सवाल मेरा यही था कि जैसे कि अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ जाता है, तो क्या रशिया और चीन सैन्य सहायता मुहैया कराएगा उसे? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं कराएगा, बिल्कुल कराएगा। आप देखिए अभी जब ये तनाव बढ़ा था तब करीब 4 से 6 जो हवाई जहाज थे वो रशिया से लैंड हुए। तो यकीनन उसमें कोई ये तो है नहीं कि साहब संक्रांति का वक्त है तो कोई लड्डू तो आए नहीं होंगे उन पे, सापेक्ष तौर पे ही चीज़ें आई होंगी। ठीक है, तो वो पूरा ये इनको सपोर्ट करेगा। यूक्रेन देखिए, यूक्रेन रशिया की 1:5 का रेशियो है पावर में। आज यूक्रेन 2000 मतलब 3 साल से ज़्यादा हो गया और अभी भी जूझ रहा है, तो वो किसी और की ताकत पे ही हुंकार भर रहा है। तो ईरान में देखिए ऑलरेडी ईरान की कई टॉप लीडर्स की विजिट रशिया में हुई है, चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो यही वजह रहा कि अभी लगातार जो खामनेई साहब उन्होंने कहा कि हमें हल्के में डालें,
इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ताकत और जुनून 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि आप किसी की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो जो जज़्बा और जुनून वो कहते हैं ना कि जब आप घिर जाते हैं, तो देन यू स्टार्ट पंचिंग अबव योर वेट। मतलब जब आप अगर 4 लोगों ने आपको घेर लिया है, तो एक ऐसी शक्ति उत्पन्न आपके अंदर होती है कि आप 2-4 का जबड़ा तो यूँ ही तोड़ देते हैं। तो जब आपके वर्चस्व वजूद की सवाल आएगा, तो हर देश अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होगा। डॉक्टर साहब, ईरान संकट का जो भविष्य है, आप उसे किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम चलेगी। इसका कारण ये है कि मैंने पहले ही बताया था कि उनके डिफरेंसेज और सामरिक इंटरेस्ट में वो बैठ नहीं रहा। दूसरी बात, ये सॉल्व हो सकती थी, लेकिन डिप्लोमेसी कूटनीति की गुंजाइश कम है। उसका कारण ये है कि एक दो जो खामेनेई गवर्नमेंट है वो भी उतना ही एगोइस्ट है जितना ट्रम्प है। दोनों मतलब गुंजाइश ही नहीं हुआ डिप्लोमेसी की कि कोई समझौते का रास्ता नहीं। क्यों इनको समझौता करना पड़ेगा, तो अपने रूलिंग का तरीका बदलना पड़ेगा। अब देखिए कि ट्रम्प और सऊदी अरेबिया के भी डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन समाधान निकाल लेते हैं, ये लोग झुक जाते हैं। वहाँ कोई वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि ये अमेरिका हमारा नुकसान कर जाए तो हम खत्म हो जाएंगे। वो कुछ आइडियोलॉजिकल समझिए आप या ईगो समझिए, ये उसका नेशनल करेक्टर, क्योंकि इनमें और ईरान में अंतर है। ईरान की कल्चर हिस्टोरिकल कल्चर है। ये 5000 जैसे इंडिया की है, 5000 पर्सिया का नाम सुना होगा हमसे। तो वो आर्यन के एक ब्रांच वहाँ गई, तो उनके अंदर एक वो चीज़ है कि हमें समझौता नहीं करना, ये गलत कर रहा है। उधर ट्रम्प कह रहा है कि मैं बॉस हूँ, ये बीच में कैसे आकर डाल रहा है। तो वहाँ डायरेक्ट जब तक गुंजाइश नहीं बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा जो इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो कि वेनेजुएला और इसकी तुलना करें हम ईरान की, तो वेनेजुएला में आसान था अमेरिका को कार्रवाई करना, क्योंकि वहाँ अंदर के लोगों से उसने मिला लिया था। यहाँ पे अंदर के लोगों को मिला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यहाँ पे कल्चर है, आइडियोलॉजी है ईरान में, तो ग्रुप है, कंसोलिडेटेड ग्रुप है, वो है छोटा ग्रुप, लेकिन उसमें टूट नहीं पड़ेगी। सो अमेरिका ये चाहेगा कि कभी ऐसी कोई व्यवस्था हो कि अंदर से ही टूट पड़े, जैसे कि अभी हुआ। मैं जुड़ा हुआ था। तो अगर कोई ऐसी उसे मौका मिला कि अंदर प्रोटेस्ट को बढ़ाए, ये मैं वो अपना कहता है मेरी मैक्सिमम प्रेशर की नीति है, यानी हर तरह से मुझे कमजोर करना है यहाँ। सो भविष्य में अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई, अभी तो शांत हो गया, लेकिन ये टेम्परेरी लग है, इसमें शांति है, क्योंकि जब तक वहाँ समस्याएं अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की और दूर नहीं होंगी, तो ये दोबारा बढ़ेगा, और जब ये बढ़ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि रिजीम चेंज हो सकती है वहाँ पे। तो जैसे डॉक्टर साहब वेनेजुएला की बात कर रहे थे, तो क्या अमेरिका ऐसी सैन्य कार्रवाई ईरान में कर सकता है? देखिए ईरान का कंपैरिजन वेनेजुएला से नहीं हो सकता, क्योंकि वेनेजुएला की जो सामरिक शक्ति है वो बहुत कम है। ईरान एक मतलब करीब ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब उसके पास फौज है। एयरफोर्स में वो कमज़ोर है, लेकिन उसका जो मिसाइल सिस्टम है वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। दूसरा, वेनेजुएला में ऑलरेडी कई सालों से अमेरिका सैन्य लगा रहा था, क्योंकि अमेरिका का देखिए किसी भी देश का, क्योंकि रणनीति में आपके अंदर ये मतलब जिस तरह से वहाँ अपने एलिमेंट छोड़ना, वहाँ की इंटेलिजेंस गैदर करना, वहाँ का एक डीप स्टेट अमेरिका में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हर देश के खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। तो अमेरिका ये चाह तो रहा है कि साथ उसे एक कोई फुटहोल्ड मिल जाए जिससे वो एक ऐसा धड़ा तैयार करे जो, और जो कर भी रहे हैं लोग, करीब 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन ईरान एक रीजनल पावर है, और ईरान इसको इतनी आसानी से मतलब एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। तो वेनेजुएला का जो केस है वो यहाँ रिपीट नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, क्या ऑपरेशन एजेक्स की संभावना है या आशंका है? नहीं, मैं ये देखिए, ये तभी होगा जब अंदर कोई, अमेरिका डज नॉट वांट लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट एनीवेयर, इवन इंक्लूडिंग वेनेजुएला की। वो बार बार कहते हैं कि हमारे वहाँ पे जमीन पे कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक संभावना है कि अगर कोई उन्हें ऐसा मिला कि कोई इस तरह का आंदोलन चला और खुमैनी को ही उठा लाए या उसको किल कर दिया, लीडरशिप को, जो टॉप लीडरशिप है, जैसे उनका रिवोल्यूशनरी गार्ड है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसको कर दी, इस तरह की कार्रवाई तो कर सकता है। इसका अलावा लेकिन उसके लिए आपको
बिल्कुल क्लियर कट इंटेलिजेंस चाहिए, अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असफल हो गए तो ईरान भी मजबूत हो जाएगा। सो वो कम तब तक कोई कार्रवाई मान नहीं करेंगे जब तक वो श्योर नहीं हो जाएंगे कि ये टारगेट 60 टर्म में मैं पूरा कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब भी वहाँ पे सिविल वार या कुछ हुआ या डिस्टरबेंस हुआ, ये ही कैन इनकर जब आप सोचिए कि इजराइल के कहने से अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है, तो अमेरिका के कहने से ईरान भी तो कर सकता है। तो ही में यूज रीजनल की इनको और कमजोर करने के लिए इजराइल को इनकरेज करे कि आप अटैक करो इन पे। सो अभी वो मामला शांत नहीं है। एक चीज और इसमें मैं कहना चाहूंगा जो डॉक्टर साहब ने कही, अभी आप देखिए हाल ही में मोसाड के जो चीफ थे वो अमेरिका गए, जहाँ ठीक है, और जब भी उनके अमेरिका में विजिट हुए हैं तो काफी आतिशबाजी देखने को मिली। हाँ तो अभी भी ये कहते हैं दिस इज द लव बिफोर द बैटल के, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ हॉलीडेज मनाने तो नहीं गए होंगे, तो वो कुछ ऐसी चीज डिस्कस करेंगे। डेविड हार्निया कभी गए हुए हैं, और वो जाके कभी भी इस तरह का, देखिए सरप्राइज एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। आप वेनेजुला का भी आप देखिए केसेस है, वेदर कंडीशंस खराब हो गई, बहुत दिनों पहले इसको प्लान कर लिया गया था, इसके रिहर्सल्स किए गए थे, तो लेकिन जब माकूल समय आता है तब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो ये जो अभी मीटिंग हुई है जो मोसाद के, क्योंकि मोसाद के भी 3 हिस्से हैं, एक मतलब उसका जो धड़ा है वो इजराइल में अंदर की इंटेलिजेंस देखता है, एक खाली जो एडवर्सरीज हैं ईरान और इनके देखता है, और एक इंटरनेशनल लेवल उसका पता है। तो वो सारा बड़ा इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये था कि अमेरिका का जो एग्रेशन है और अनिश्चितता है, उसका कारण क्या मानते हैं आप? एक देखिए ऐसा है कि ये खुद एक देखने की बात है कि जो अमेरिका का जो ट्रम्प अग्रेशन का मतलब है, ये ट्रम्प किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, किसी को धमकाते हैं, जैसे वो करें ग्रीनलैंड मेरा है, कनाडा मेरा है, पहले उन्होंने कहा पनामा कैनाल मेरी है, और फिर उसको बार बार वो पब्लिकली वो करते हैं। तो मैं अभी ये नहीं मान रहा हूँ कि ये अमेरिका की विदेश नीति का लक्षण है, ये नहीं, ये एक उसके एक नेता का लक्षण है। अभी अभी इनकी जाए कोई दूसरा लीडर आएगा तो इस तरह का एग्रेशन मैं नहीं समझता हूँ, कि क्योंकि इनसे उनका आइसोलेशन भी तो बढ़ रहा है। आज आप देखिए यूरोप में सब लोग कंडी काटे हुए हैं, इंडिया खुद कंडी काटे हुए, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के भी खिल्ली उड़ा देते हैं कि मैं मोदी जी ने मुझे कहा था, फ्रांस के राष्ट्रपति को उड़ा दिया। दूसरा क्या है कि अनप्रडिक्टेबल है। अनप्रडिक्टेबल का मतलब कि आई एम नॉट श्योर कि वो खुद जानते हैं कि मुझे अगला कदम क्या करना है। सो दिस का ये जो एग्रेशन वो है, ये अभी हमें 3 साल वेट करना पड़ेगा कि अमेरिका की विदेश नीति का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को इससे नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। बड़े शॉर्ट टर्म में उनको लगे कि चाहे टैरिफ हो चाहे कुछ हो। अब यूरोप अगर अमेरिका से अलग हो गया और लैटिन अमेरिका अलग हो गया तो बचेगा कौन आफ्टर ऑल अमेरिका के साथ? भाई यूरोप में बहुत बड़ी ताकत थी उसके पास बैलेंस करने की। तो ये इनके समय ज़्यादा रहेगा, लेकिन आगे चल के मुझे नहीं लगता है कि नया कोई राष्ट्रपति आएगा। तो अभी जैसे बिडेन थे तो उन्होंने ट्रम्प वाले पहले का जो अग्रेशन था उसको शांत किया, ही कह रहे कि मुझे कोई इंटरनेशनल संस्था से मतलब नहीं है, क्लाइमेट चेंज भी कुछ नहीं है, सबसे बाहर हुए जा रहे हैं। बिडेन ने बैलेंस किया। सो मैं समझता हूँ कि वी शुड होप कि 4 साल बाद जब नई सरकार आएगी 29 में, तो बदलाव होगा, ये परमानेंट फीचर नहीं है। अच्छा, इसी में जैसे अभी जो तनाव की बात चल रही है, इससे पहले अमेरिका में जो एपस्टीन फाइल का जो मामला उठा था, तो कहीं ईरान पर जो दबाव की रणनीति है वो एपस्टीन फाइल को दबाने का बायस से नहीं है? ये क्या है कि जो ट्रम्प है, इनकी एक सबसे बड़ी बात है कि ही इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो प्रेसिडेंट बनने के पहले किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं रहा। यू गॉट माय पॉइंट? पब्लिक ऑफिस सरकारी काम पर, डिप्लोमेटिक रोल में नहीं रहा। वहाँ किसी पब्लिक मन सरकारी सेवा में रहा ही नहीं, वो बिजनेसमैन है। उसके हर सेंटेंस में 2 चीज निकलेगी, डील, ठीक है, नहीं हटाए, दो हर सेंटेंस में 2 चीज निकलेगी। तो वो ये कर सकते हैं कि एपस्टीन पे दबाव तो उन पे बन गया था, क्योंकि अभी भी वहाँ के जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा है कि 10 लाख फाइलें हैं उनके पास, और मैं कई फोटो में ये हैं, कई बार उसके साथ गए भी हैं ये। तो ये हो सकता है, हम हाँ, हमारे देश में भी नेता ऐसा करते हैं, हर देश में करते हैं कि एक मुद्दे में फंस रहे हैं
तो दूसरी जगह बवाल खड़ा कर दो, लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा। सो आई स्टिल बिलीव कि एपिस्टीन वाली मामला तब से चर्चा कर ही नहीं रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स के लोग। उसके एक दिन पहले तक एपिस्टीन थी, तब तक जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया। अब पूरी दुनिया में चर्चा ग्रीनलैंड है, वेनेजुएला है, ईरान है। सो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि वो एक बड़ा इशू है। क्योंकि जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि मेरा कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति से जो दोषी उसमें है, तो इनके तो हवाई जहाज में कई बार यात्रा की इन्होंने उनके साथ, तो उल्टा निकला। तो डिमोरलाइजेशन तो होता ही है कि झूठ पकड़ा जाए, तो ऐसा कर सकता है। और आजकल की पॉलिटिकल कल्चर में कोई भी नेता ऐसा करने के लिए तैयार रहता है कि अपने को बचाने के लिए दूसरे इंडिया में इस तरह के बहुत उदाहरण। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप अमेरिका महाशक्ति, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत को आप कहाँ आंकते हैं? देखिए, अमेरिका के बरखिलाफ ईरान कोई बहुत बड़ी सैनिक शक्ति नहीं है, क्योंकि आप अगर बजट देखें तो अमेरिका एक सब्सटेंशियल पोर्शन बजट का इस पे डिफेंस पे खर्च करता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने उसकी जिस तरह की काटसा के तहत सेक्शंस लगाई हुई है, तो अगर ये ईरान के पास करीब 6,05,65,000 के करीब फौज है, लेकिन उनके यहाँ सबसे बड़ी जो सबसे पोटेंट फोर्स है IRGC जिसे कहते हैं, ईरानी रिपब्लिक गार्ड्स, तो वो मतलब बहुत ही एक पोटेंट और वेरी वेल मोटिवेटेड फोर्स है। लेकिन देखिए, रणनीति में कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अब ईरान जानता है कि साहब उसे देखिए, अमेरिका ने अपने भूमि पे तो कोई युद्ध लड़ा नहीं ना। ठीक है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से फ्रेगमेंटेड डिप्लॉय हो रखा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस साउथ चाइना सी में भी है, इंडो पैसिफिक में भी है, पर्शियन गल्फ में भी है, 5th फ्लीट है उसका। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा, क्योंकि ईरान उसको कंट्रोल करता है। 20 करीब आपका 25% तेल और 20% गैस वहाँ से निकलती है। तो और पिछला जब युद्ध हुआ था जिसका आपने जिक्र किया था, वहाँ भी ईरान ने काफ़ी ब्लॉकेज किया था। तो उसे मालूम है कि साहब मैं कहाँ किसकी गर्दन मरोड़ के क्या चीज़ में मनवा सकता हूँ, या क्या किस ताकत को मैं नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सकता हूँ। तो ईरान एक बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ मतलब दे कांट बी ब्रश्ड असाइड आल्सो, मतलब आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता साहब और वाजपेयी साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। तो दोनों मेहमान हमारे अमेरिका और ईरान तनाव के बारे में बात कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।